आप एक आग के चारों ओर खड़े हैं। यह ईसा पूर्व 50,000 साल पुरानी बात है। सूरज अभी अभी डूबा है। कोई नेटफ्लिक्स नहीं है। कोई फोन नहीं है। आपके इनबॉक्स को लेकर आपके दिमाग में कोई अस्तित्वगत तनाव नहीं है। वहां सिर्फ आप हैं, आग की लपटें हैं, और वह गाढ़ा, दम घोंटने वाला धुआं है जो सीधे आपके चेहरे पर आ रहा है। और कहीं ना कहीं, किसी न किसी मोड़ पर आपके किसी पूर्वज ने उस धुएं को देखा और सोचा, रुको, क्या होगा अगर मैं ऐसा जानबूझकर करूं? यह कहानी है कि इंसानों ने धूम्रपान, धुएं को अंदर खींचने की खोज कैसे की। सिगरेट की नहीं, सिगार की नहीं, और ऑफिस के बाहर मिलने वाले उस शख्स की भी नहीं जिससे आप हमेशा बहुत देर तक बातें करते रह जाते हैं। हम बात कर रहे हैं उस सबसे पहली बार की, जब किसी इंसान ने जानबूझकर किसी जलती हुई चीज के धुएं को सांस के जरिए अपने अंदर खींचा था। और क्यों यह हमारे अस्तित्व की सबसे पुरानी आदतों में से एक हो सकती है जो हमारी प्रजाति के पास कभी रही है। क्योंकि यहां एक ऐसी बात है जो आपको कोई नहीं बताता। धूम्रपान की शुरुआत तंबाकू से नहीं होती। ये औपनिवेशिक व्यापार मार्गों, मूल अमेरिकी परंपराओं, या यहां तक कि खेतीबाड़ी से भी शुरू नहीं होती। धुएं को अंदर खींचने की यह इच्छा हमारे भीतर इतने गहरे स्तर पर समाई हो सकती है जो सभ्यता की शुरुआत से भी पूरी तरह पहले की है। और इसके सबूत सचमुच हैरान कर देने वाले हैं। चलो आग से शुरुआत करते हैं, क्योंकि किसी भी चीज का धुआं उड़ाने से पहले आपको आग की जरूरत होती है। और आग बहुत बहुत लंबे समय से इंसानों की कहानी का हिस्सा रही है। हमारे पूर्वजों द्वारा आग पर नियंत्रण करने और उसका इस्तेमाल करने का सबसे पुराना और पुख्ता सबूत दक्षिण अफ्रीका की वंडरवक गुफा नामक साइट से मिलता है, जो लगभग 10 लाख साल पुराना है। पुरातत्वविदों को वहां जली हुई पौधों की राख और झुलसी हुई हड्डियां मिली। यह किसी जंगल की आग का नतीजा नहीं था, बल्कि गुफा के भीतर जानबूझकर जलाई गई और नियंत्रित रखी गई आग थी। अब 10 लाख साल पहले हम होमोसेपियंस, आधुनिक इंसान भी नहीं थे। वह होमो इरेक्टस का दौर था। हमारा पुराना चचेरा भाई, जिसका दिमाग छोटा था, भौहें भारी थीं, और उसे इसमें बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी कि उसे क्या करना चाहिए। वे भी हमारी तरह ही आग के चारों ओर बैठते थे। वे खाना पकाते थे। वे खुद को गर्म रखते थे। वे अंधेरे में एक साथ सिमट कर बैठते थे, और वे धुएं में सांस लेते थे। सैकड़ों हजारों सालों तक हर एक दिन आग के पास बैठने वाले हमारे हर मानवीय और पूर्व मानवीय पूर्वज ने धुएं को अंदर खींचा। यह अपरिहार्य था। इसे टाला नहीं जा सकता था। यह लगातार था। यह मूल रूप से हवा की गुणवत्ता की शुरुआती स्थिति थी। और तब किसी के पास इसे जांचने के लिए कोई ऐप नहीं था। लेकिन यहां से यह दिलचस्प हो जाता है। वह सारा धुआं सिर्फ सूखी लकड़ी का धुआं नहीं था। जब आप जैविक पदार्थों को जलाते हैं, तो आपको सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की भाप नहीं मिलती। आपको रसायनों का एक पूरा मिश्रण मिलता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि आप क्या जला रहे हैं। कुछ पौधे जलने पर ऐसे मनोसक्रिय साइकोएक्टिव रसायन, एल्कलॉइड, टेरपेन और यौगिक छोड़ते हैं, जो इंसानी तंत्रिका तंत्र के साथ इस तरह से संपर्क करते हैं, जो मान लीजिए कि ध्यान देने योग्य होता है। दूसरे शब्दों में, हमारे कुछ पूर्वज कैंप फायर के पास बैठे बैठे बिल्कुल अनजाने में नशे में आ रहे थे, और उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वे इतना अद्भुत क्यों महसूस कर रहे हैं। यह कोई काल्पनिक सिद्धांत नहीं है। शोधकर्ता दशकों से यह प्रस्ताव दे रहे हैं कि जंगलों में रहने वाले शुरुआती इंसान नियमित रूप से कैनबिस, भांग, निकोटियाना की प्रजातियों, तंबाकू और कई तरह के औषधीय पौधों के धुएं के संपर्क में आते थे, जो अफ्रीका, यूरोप और एशिया में प्राकृतिक रूप से उगते हैं। इंसानी दिमाग में, जैसा कि पता चला है, ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जो इन रसायनों पर प्रतिक्रिया देते हैं। ये रिसेप्टर्स इसलिए विकसित नहीं हुए क्योंकि भांग अस्तित्व में थी। ये हमारे आंतरिक एंडोकैनबिनॉइड सिस्टम का हिस्सा हैं, जो मूड से लेकर याददाश्त और भूख तक सब कुछ नियंत्रित करता है। लेकिन यह तथ्य कि ये मौजूद हैं, इसका मतलब यह है कि जब किसी इंसान ने पहली बार जलती हुई भांग के पौधे के धुएं को सांस के जरिए अंदर खींचा, तो उसका दिमाग उलझन में नहीं पड़ा।
उसका दिमाग ऐसा था जैसे, ओह नमस्ते, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। और वह पल प्रागैतिहासिक काल की आग के पास हुआ वह पहला अनजाना कश धूम्रपान की असली शुरुआत हो सकती है। कोई फैसला नहीं, कोई योजना नहीं, बस एक बहुत ही सुखद दुर्घटना जिसे इतनी बार दोहराया गया कि किसी ने आखिरकार इसे जानबूझकर दोबारा करने के बारे में सोचा। एक सेकंड के लिए इस बारे में सोचिए। यह पूरी मल्टी ट्रिलियन डॉलर की वैश्विक तंबाकू इंडस्ट्री, सदियों के अनुष्ठान, ओझाओं की परंपराएं, चिकित्सा पद्धतियां, सामाजिक रीति रिवाज, यह सब शायद इसलिए शुरू हुआ क्योंकि एक थका हुआ शिकारी गलत झाड़ी के नीचे हवा के बहाव की तरफ बैठ गया और उसकी शाम अप्रत्याशित रूप से बहुत शानदार बीत गई। इतिहास कभी कभी सबसे अजीब तरीकों से सुंदर होता है। अब यहां हमें समय सीमा टाइमलाइंस को लेकर सावधान रहना होगा, क्योंकि प्राचीन इंसानों का धुएं के संपर्क में आना और प्राचीन इंसानों द्वारा जानबूझकर फूंकने के लिए चीजों को उगाना, ये दो बहुत अलग दावे हैं। चलिए इस बारे में बात करते हैं कि पुरातत्व आर्कियोलॉजी वास्तव में हमें क्या बताता है। जानबूझकर भांग कैनबिस के इस्तेमाल का सबसे पुराना सीधा सबूत, यानी जली हुई भांग के बीज, जो एक ऐसे संदर्भ में मिले हैं जो यह इशारा करता है कि उन्हें जानबूझकर सांस के जरिए अंदर खींचा गया था, मध्य एशिया के पामीर पहाड़ों में एक कब्रगाह से मिलता है जो लगभग ईसा पूर्व 500 का है। खुदाई करने वालों को वहां लकड़ी के बर्तन ब्रेजियर मिले जिनमें ऐसे पत्थर थे जिन्हें भांग के पौधों के अवशेषों के साथ बहुत ज्यादा गर्म किया गया था, और उन पौधों में असामान्य रूप से उच्च टीएचसी नशीला तत्व की मात्रा थी। यह रस्सियों या बीजों के लिए इस्तेमाल होने वाली जंगली भांग नहीं थी, यह बढ़िया क्वालिटी वाली चीज थी और इसे सीधे एक धार्मिक दफन अनुष्ठान के संदर्भ में रखा गया था। ईसा पूर्व 500, यह करीब 2500 साल पहले की बात है। लेकिन यहां एक सवाल है जो आपके दिमाग के पीछे बैठा होना चाहिए। क्या पुराने भौतिक सबूतों का न होना यह साबित करता है कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, या इसका सीधा सा मतलब यह है कि हमने इसे अभी तक ढूंढा नहीं है क्योंकि जैविक पदार्थ जैसे बीज, पत्तियां और पौधों के रेशे मिट्टी के अंदर हजारों सालों तक लगभग कभी सुरक्षित नहीं रहते। हमें 30 लाख साल पुराने पत्थर के औजार मिल जाते हैं क्योंकि पत्थर मूल रूप से कभी नष्ट नहीं होता, लेकिन सूखी जड़ी बूटियों से भरा एक लकड़ी का पाइप सामान्य दफन परिस्थितियों में कुछ ही सदियों में गायब हो जाता है। भांग का एक चमड़े का थैला किसी भी पुरातत्वविद की खुरपी लेकर वहां पहुंचने से बहुत पहले ही मिट्टी में घुलकर विलीन हो चुका होता है। इसीलिए इस मामले में सबूतों का न होना बिल्कुल भी इस बात का सबूत नहीं है कि वह परंपरा वहां मौजूद नहीं थी। यहां हेरोडोटस की समस्या भी आती है। ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में लिखने वाले प्राचीन यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस ने यूरेशियाई स्टेपी के एक खानाबदोश कबीले सिथियंस के बारे में उल्लेखनीय विस्तार से वर्णन किया था, जो एक ऐसी प्रक्रिया करते थे जिसे उन्होंने वाष्प स्नान वेपर बाथ कहा था। वे छोटे बंद तंबू लगाते थे, पत्थरों को तब तक गर्म करते थे जब तक कि वे चमकने न लगे, और उन पत्थरों पर भांग के बीज फेंकते थे। फिर उस तंबू के अंदर बैठकर धुएं को सांस के जरिए अंदर खींचते थे, और जैसा कि हेरोडोटस ने लिखा, आनंद से चिल्लाते हाउल करते थे। सदियों तक इतिहासकारों ने यह मान लिया कि वह बढ़ा चढ़ाकर कह रहा था, या जो उसने देखा उसे गलत समझ बैठा था। फिर पुरातत्वविदों ने सिथियन कब्रों बरियल माउंट्स की खुदाई शुरू की और उन्हें मिला, आपने सही अंदाजा लगाया, कांचे के बर्तन, गर्म किए गए पत्थर और भांग के अवशेष, बिल्कुल वैसा ही जैसा हेरोडोटस ने बताया था। वह आदमी बस वही रिपोर्ट कर रहा था जो उसने देखा था। वह बात को बढ़ा चढ़ाकर नहीं कह रहा था। वह अगर कुछ कर रहा था तो इसे कम करके आ रहा था। चलिए तंबाकू के बारे में बात करते हैं, क्योंकि यह वह चीज है जिसे ज्यादातर लोग असल में धूम्रपान से जोड़कर देखते हैं। तंबाकू निकोटियाना प्रजाति का एक पौधा है और यह मूल रूप से अमेरिका का मूल निवासी है। यह बात
बहुत ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि इसका मतलब यह है कि 15वीं शताब्दी के अंत में अमेरिका के साथ संपर्क होने तक पुरानी दुनिया की सभ्यताओं, यूरोप, अफ्रीका, एशिया के लिए तंबाकू पूरी तरह से अज्ञात था। जब यूरोपीय खोजकर्ता 1492 में कैरिबियन पहुंचे, तो उन्होंने तुरंत मूल निवासियों को कुछ अजीब करते हुए देखा। कोलंबस ने खुद अपनी डायरी में लिखा था कि उन्होंने पुरुषों और महिलाओं को छोटे छोटे जलते हुए डंडों के साथ घूमते देखा, जो सूखी पत्तियों के धुएं को सांस के जरिए अंदर खींच रहे थे और उसे अपनी नाक और मुंह से बाहर निकाल रहे थे। उसका चालक दल, क्रू, हैरान रह गया था। उसके चालक दल ने भी कुछ ही हफ्तों के भीतर खुद इसे आजमाया, क्योंकि जाहिर है वे ऐसा ही करते। लेकिन अमेरिका में तंबाकू का उपयोग 1492 से बहुत बहुत ज्यादा पुराना है। तंबाकू के पुरातात्विक सबूत, खास तौर पर प्राचीन पाइपों में मिले रासायनिक अवशेष, दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में कम से कम 3500 साल पुराने पाए गए हैं। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि यह काफी आगे तक जा सकता है, संभवतः 10,000 साल या उससे अधिक पीछे, जो अमेज़न बेसिन में खेती के विकास से जुड़ा हुआ है। और प्राचीन अमेरिका में तंबाकू के बारे में एक बात यह है, यह मुख्य रूप से मनोरंजन के लिए नहीं था, यह पवित्र था। तंबाकू का उपयोग इलाज के अनुष्ठानों में, आत्माओं की दुनिया के साथ संवाद करने में और कबीलों के बीच समझौतों को पक्का करने में किया जाता था। किसी पर धुआं छोड़ना आशीर्वाद का, जुड़ाव का, सम्मान का काम था। एक ओझा, शामन, जो धूम्रपान करता था, वह कोई सामान्य सिगरेट का ब्रेक नहीं ले रहा होता था। वह जीवित लोगों और दिव्य शक्तियों के बीच एक रास्ता, चैनल खोल रहा होता था। धुएं को खुद एक जीवित वाहक, एक संदेशवाहक माना जाता था, जो दुनिया के बीच यात्रा करता था, प्रार्थनाओं को ऊपर ले जाता था और दृश्यों, विजन्स को नीचे लाता था। यह नजरिया मायने रखता है। यह समझाता है कि क्यों तंबाकू का उपयोग हजारों सालों तक कई मूल संस्कृतियों में इतना अनुशासित, इतना धार्मिक और इतना नियंत्रित था। जब कोई चीज पवित्र होती है, तो आप उसके साथ सम्मान का व्यवहार करते हैं। आप टीवी देखते समय लगातार सिगरेट नहीं फूंकते, चैन स्मोक नहीं करते। तंबाकू को एक सामान्य रोजमर्रा की आदत के रूप में देखने का विचार, एक ऐसी चीज जो आप लंच ब्रेक के दौरान या बस का इंतजार करते समय करते हैं, लगभग पूरी तरह से एक यूरोपीय आविष्कार है, और वह भी काफी हालिया इतिहास का है। अब चलिए और भी पीछे चलते हैं, क्योंकि इस कहानी का एक ऐसा हिस्सा है जो ज्यादातर लोगों ने कभी नहीं सुना है, और यह पूरे पुरातात्विक रिकॉर्ड में जानबूझकर धूम्रपान करने का सबसे पुराना सबूत हो सकता है। 2019 में शोधकर्ताओं ने यूटा में ग्रेट सॉल्ट लेक डेजर्ट में एक साइट पर एक उल्लेखनीय खोज की। उन्हें लगभग 12,000 साल पुरानी एक चूल्हे की आग, यानी खाना पकाने और गर्म रखने वाली आग मिली, जिसमें निकोटियाना एटेनुआटा के बीज थे, जो उत्तरी अमेरिका की एक जंगली तंबाकू प्रजाति है। ये ऐसे बीज नहीं थे जो गलती से हवा के जरिए आग में उड़कर आ गए थे। वे केंद्रित थे, यानी एक ऐसी मात्रा और तरीके से मौजूद थे जो यह इशारा करता है कि उन्हें जानबूझकर वहां रखा गया था। यह साइट उस क्षेत्र में मिट्टी के बर्तनों या पाइप की किसी भी जिहाद कलाकृति से हजारों साल पुरानी है। इसने अमेरिका में तंबाकू के उपयोग की संभावित समय सीमा को एक बहुत बड़े अंतर से पीछे धकेल दिया, और इसने एक सचमुच दिलचस्प सवाल खड़ा कर दिया। अगर लोग 12,000 साल पहले आग में तंबाकू डाल रहे थे, चाहे धुएं को अंदर खींचने के लिए या धार्मिक उद्देश्यों के लिए या दोनों के लिए, तो दुनिया के अन्य हिस्सों में लोग उसी समय अपने स्थानीय मनोसक्रिय साइकोएक्टिव पौधों के साथ क्या कर रहे थे? क्योंकि 12,000 साल पहले इंसान हर जगह मौजूद थे। वे अफ्रीका में थे, एशिया में थे, यूरोप में थे, ऑस्ट्रेलिया में थे, और चेतना को बदलने की, मानसिक स्थिति में बदलाव चाहने की मानवीय इच्छा, यह कोई अमेरिकी घटना नहीं है। यह एक मानवीय घटना है। मैं आपके सामने एक ऐसी बात रखता हूं जो शायद सुनने में अजीब लगे,
लेकिन सम्मानित मानव विज्ञानियों एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स द्वारा इसे गंभीरता से लिया जाता है। नशे की परिकल्पना, द किमडे इंटॉक्सिकेशन हाइपोथेसिस। इसका बुनियादी तर्क कुछ इस तरह है। दुनिया की लगभग हर प्रलेखित डॉक्यूमेंटेड मानव संस्कृति में लोगों ने अपनी चेतना को बदलने के तरीके खोजे हैं। उन्होंने किण्वित फॉर्मेंटेड पेय पिए हैं, साइकेडेलिक मशरूम खाए हैं, धुएं को सांस के जरिए अंदर खींचा है, पौधों की पत्तियां चबाई हैं और बीज निगले हैं। यह व्यवहार इतना सार्वभौमिक है, इतना लगातार है और विभिन्न संस्कृतियों में एक दूसरे से इतना स्वतंत्र है कि कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि यह आकस्मिक या अनजाना नहीं है। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय यूसीएलए के एक साइकोफार्माकोलॉजिस्ट रोनाल्ड सीगल ने 1980 के दशक में यह प्रस्ताव दिया था कि नशे की चाहत, भूख, प्यास और सेक्स के साथ साथ एक चौथी बुनियादी इच्छा है जो जैविक रूप से न केवल इंसानी व्यवहार में बल्कि जानवरों के व्यवहार में भी समाई हुई है। हाथी जानबूझकर सड़ चुके नशीले मारुला फल की तलाश करते हैं। साइबेरिया में रेंडियर बर्फीले हिरण को अमानिता मस्कारिया मशरूम खाते हुए देखा गया है और फिर वे उन दूसरे रेंडियरों का पेशाब पीते हैं जिन्होंने वे मशरूम खाए थे, क्योंकि मनोसक्रिय रसायन बिना नष्ट हुए शरीर से बाहर निकल जाते हैं। साइबेरिया में नशीले पदार्थों का रिसाइकलिंग करने वाले रेंडियर सचमुच कमाल है। मुद्दा यह है कि अगर चेतना को बदलने की यह इच्छा इतनी गहरी और इतनी पुरानी है, तो यह प्रस्ताव देना पूरी तरह से तर्कसंगत है कि शुरुआती इंसान किसी भी पौधे की खेती करने से बहुत पहले मिट्टी के बर्तन या पाइप या उन औजारों के होने से बहुत पहले जिन्हें हम आमतौर पर धूम्रपान से जोड़ते हैं, जानबूझकर खुद को मनोसक्रिय पौधों के धुएं के संपर्क में ला रहे थे, क्योंकि उन्होंने अनुभव के माध्यम से यह सीख लिया था कि यह उनके दिमाग में कुछ बदल देता है। शायद वे उन पौधों को जानबूझकर अनुष्ठानों के दौरान जलाते थे। शायद वे बिल्कुल इसी वजह से खास पौधों के पास अपने कैंप लगाने की जगह चुनते थे। शायद उन्होंने यह सीख लिया था कि किस पौधे का धुआं आपको अच्छा महसूस कराता है और कौन सा आपको ऐसा महसूस कराता है जैसे आप मरने वाले हैं, जो कि कुछ पौधों के साथ एक ऐसा अंतर है जो आपको समझने से पहले एक बार जान से मार देता है। यह प्रागैतिहासिक शैली का ट्रायल एंड एरर का करके देखना और सीखना है। बहुत ऊंचे दाम वाला खेल, कभी कभी सचमुच जानलेवा। लेकिन जो बच गए, उन्होंने इसे याद रखा, उन्होंने दूसरों को बताया, उन्होंने इसे ज्ञान की उन पीढ़ियों के माध्यम से आगे बढ़ाया जो कभी लिखी नहीं गई बल्कि जी गई। मानव इतिहास के अधिकांश हिस्से में इंसानों का अधिकांश ज्ञान इसी तरह काम करता था। कोई लाइब्रेरी नहीं, कोई स्कूल नहीं, अंधेरे में आग के चारों ओर मुंह से कान तक पहुंचाया गया जीवित अनुभव। चलिए एक ऐसी चीज के बारे में भी बात करते हैं जो इस बातचीत में शायद ही कभी सामने आती है। एक दवा के रूप में धूम्रपान। धूम्रपान के मनोरंजक होने से बहुत पहले, इसके आध्यात्मिक होने से बहुत पहले, यह शायद चिकित्सा से जुड़ा था। एबर्स पपायरस, जो दुनिया के सबसे पुराने ज्ञात चिकित्सा दस्तावेजों में से एक है, प्राचीन मिस्र में लगभग ईसा पूर्व 1550 का है। यह गर्म जड़ी बूटियों के धुएं को सांस के जरिए अंदर खींचने से जुड़े उपचारों का वर्णन करता है, खासतौर पर गले और फेफड़ों को प्रभावित करने वाली स्थितियों के लिए। आधुनिक दृष्टिकोण से यह बेहद अजीब और विपरीत लगता है। आप मुझे बता रहे हैं कि प्राचीन मिस्रवासी फेफड़ों की समस्याओं का इलाज धुएं को अंदर खींचकर करते थे? हाँ, हाँ, वे ऐसा कर रहे थे। और हालांकि यह पागलपन जैसा लगता है, यह ध्यान देने योग्य है कि जिन विशिष्ट जड़ी बूटियों का वे उपयोग करते थे, जिनमें हेम्बने, भांग जैसी एक बूटी और विभिन्न सुगंधित सामग्रियां शामिल थीं, उनके अंदर सांस के जरिए लिए जाने पर वास्तविक औषधीय गुण होते हैं। प्राचीन यूनानी नियमित रूप से फ्यूमिंगेशन यानी उपचारात्मक धुएं का उपयोग करते थे। हिप्पोक्रेट्स, जिनके नाम पर आप डॉक्टर बनने पर शपथ लेते हैं, उन्होंने फेफड़ों के रोगों और अन्य स्थितियों के इलाज के लिए औषधीय जड़ी बूटियों की भाप
या धुएं को अंदर खींचने के बारे में लिखा था। उस समय के मानकों के हिसाब से यह सोच बकवास नहीं थी। धुआं सीधे फेफड़ों तक पहुंचता है, इसलिए यदि पौधे में औषधीय गुण हैं, तो इसे धुएं के माध्यम से पहुंचाना एक निश्चित तार्किक समझ पैदा करता है। एक डिलीवरी मैकेनिज्म, दवा पहुंचाने के साधन के रूप में फेफड़े, सांस के जरिए ली जाने वाली दवा। हम आज भी अस्थमा इनहेलर्स, एनेस्थेटिक गैसों और नेबुलाइजर्स के साथ ऐसा करते हैं। दवा पहुंचाने का वह तरीका बच गया। जलने वाला हिस्सा, शुक्र है कि ज्यादातर नहीं बचा। प्राचीन भारतीय आयुर्वेदिक चिकित्सा, जो 3000 साल से अधिक पुरानी है, धूमपान नामक एक पद्धति का वर्णन करती है, जिसका शाब्दिक अर्थ है धुएं का सेवन, जिसमें पाइप के माध्यम से औषधीय जड़ी बूटियों को सांस के जरिए अंदर खींचना शामिल है। ग्रंथों में विशिष्ट पौधों, विशिष्ट स्थितियों और विशिष्ट तैयारियों का वर्णन है। यह आकस्मिक या बिना तैयारी के किया गया काम नहीं था। यह एक परिष्कृत चिकित्सा प्रणाली थी, जिसके पीछे विस्तृत प्रोटोकॉल, नियम और सदियों का सुधार शामिल था। प्राचीन चीन, प्राचीन मेसोपोटामिया, प्राचीन यूनान, प्राचीन भारत में रिकॉर्ड पर मौजूद व्यावहारिक रूप से हर शुरुआती सभ्यता में एक मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धति के रूप में उपचारात्मक उद्देश्यों के लिए लोगों द्वारा जानबूझकर धुएं को अंदर खींचने के सबूत हैं। इसलिए नहीं कि वे आदी थे, इसलिए नहीं कि उन्हें यह कूल लगता था, बल्कि इसलिए क्योंकि यह काम करता था, या कम से कम यह कभी-कभी काम करता था, या कम से कम यह इतनी बार काम करता था कि वे इसे करते रहे। और एंटीबायोटिक्स के बिना, सर्जरी के बिना, आधुनिक चिकित्सा के उन साधनों के बिना जिन्हें आज की दुनिया सामान्य मानती है, कभी-कभी काम करना भी पार करने के लिए एक काफी सार्थक पैमाना था। इस कहानी का एक और पहलू है जिस पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता है, और इसका संबंध सामाजिक जुड़ाव, सोशल बॉन्डिंग से है। इंसान गहरे रूप से सामाजिक प्राणी है। हम समूहों में विकसित हुए हैं, और समूह का सामंजस्य, यानी एक समूह का एक साथ रहने, एक दूसरे पर भरोसा करने, तालमेल के साथ काम करने की क्षमता, हमारे विकासवादी इतिहास के अधिकांश हिस्से के लिए सचमुच जीवन और मृत्यु का मामला थी। अलग थलग पड़े व्यक्ति मर जाते थे, समूह जीवित रहते थे। कोई भी चीज जो सामाजिक जुड़ाव को बढ़ाती थी, उसका वास्तविक जीवन रक्षक मूल्य, सर्वाइवल वैल्यू होता था। और साझा अनुष्ठान, जिसमें मनोसक्रिय पदार्थों का साझा उपभोग शामिल है, सामाजिक सामंजस्य के लिए असाधारण रूप से शक्तिशाली उपकरण है। जब लोगों का एक समूह एक साथ एक साझा बदली हुई मानसिक स्थिति, ऑल्टर्ड एक्सपीरियंस से गुजरता है, तो यह जुड़ाव, विश्वास और आपसी समझ की एक ऐसी भावना पैदा करता है जिसे किसी अन्य तरीके से दोहराना बहुत कठिन है। आधुनिक तंत्रिका विज्ञान, न्यूरोसाइंस ने इसकी पुष्टि की है। साझा अनुष्ठान तंत्रिका गतिविधि, न्यूरल एक्टिविटी को एक समान करते हैं, विश्वास बढ़ाते हैं और मापने योग्य, प्रलेखित तरीकों से समूह की पहचान को गहरा करते हैं। इसीलिए जब प्राचीन लोगों का एक समूह एक बंद जगह में एक साथ बैठकर जलती हुई भांग या अन्य जड़ी बूटियों के धुएं को सांस के जरिए अंदर खींचता था और सामूहिक रूप से एक बदली हुई मानसिक स्थिति में प्रवेश करता था, तो वह केवल मनोरंजन नहीं था, वह सामाजिक तकनीक, सोशल टेक्नोलॉजी थी। वह तरीका था जिससे आप उस तरह का गहरा विश्वास और समूह सामंजस्य बनाते थे जो आपको खतरनाक स्थितियों में एक साथ जाने और जीवित वापस आने में मदद करता था। वह अनुष्ठानिक धुएं का घेरा, स्मोक सर्कल, सिर्फ एक पार्टी नहीं था, वह एक बुनियादी ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर था। यहां हम कहानी के उस असहज करने वाले हिस्से पर पहुंचते हैं। पवित्र धुएं से एक सामान्य रोजमर्रा की आदत में बदलने का यह बदलाव ऐतिहासिक रूप से पूरी तरह से एक आपदा, डिजास्टर है। जब 16वीं शताब्दी में तंबाकू यूरोप पहुंचा, तो यह एक ऐसी गति से फैला जो आपको किसी चीज की याद दिलाएगी। कुछ ही दशकों के भीतर धूम्रपान एक अनोखे कौतूहल से बढ़कर पूरे महाद्वीप के एक जुनून में बदल गया था। 1600 के दशक तक
तंबाकू का वैश्विक स्तर पर व्यापार होने लगा था। 1700 के दशक तक स्नफ यानी नाक के जरिए सूंघा जाने वाला बारीक तंबाकू पाउडर पूरे यूरोपीय कुलीन वर्ग में फैशनेबल हो गया था। 1800 के दशक तक सिगार हर जगह मौजूद थे। 1900 के दशक की शुरुआत तक औद्योगिक रूप से निर्मित सिगरेट का आविष्कार हो चुका था, जिसने तंबाकू के उपभोग को पहले की तुलना में अधिक सस्ता, अधिक सुविधाजनक और अधिक लत लगाने वाला बना दिया। जिस चीज को शामिल करने में अमेरिकी मूल निवासियों को हजारों साल लगे थे, एक मापे हुए, अनुष्ठानिक, गहरे सांस्कृतिक अभ्यास के रूप में उसे यूरोपीय उद्योगपतियों के हाथों में आने के बाद मात्र 4 शताब्दियों के भीतर एक व्यापक बाजार के उपभोक्ता उत्पाद, मास मार्केट कंज्यूमर प्रोडक्ट में बदल दिया गया। 20वीं सदी में तंबाकू उद्योग ने फिर दशकों और अरबों डॉलर इस सबूत को दबाने में खर्च किए कि सिगरेट से कैंसर होता है। वह सबूत जो उनके अपने वैज्ञानिकों ने आंतरिक रूप से संकलित किया था। उन्होंने बच्चों को सिगरेट बेची। उन्होंने अपने उत्पादों का समर्थन करने के लिए डॉक्टरों को काम पर रखा। उन्होंने विशेष रूप से रासायनिक यौगिकों को जोड़ा ताकि निकोटीन अधिक तेजी से और जोरदार तरीके से असर करे और सिस्टम से अधिक तेजी से बाहर निकल जाए, जिससे लत को अधिकतम मैक्सिमम किया जा सके। उन्होंने किसी प्राचीन, अनुष्ठानिक और सांप्रदायिक चीज को एक ऐसे उत्पाद में बदल दिया जो विशेष रूप से जितना संभव हो उतना शारीरिक रूप से विनाशकारी और आर्थिक रूप से शोषणकारी, फाइनेंशियली एक्सट्रैक्टिव होने के लिए इंजीनियर किया गया था। एक ओझा और एक तंबाकू कंपनी का कार्यकारी एग्जीक्यूटिव दोनों एक ही पौधे के साथ काम करते थे। उनके बीच इसके अलावा और कुछ भी समान नहीं था। ईसा पूर्व 500 में एक ओझा द्वारा एक अनुष्ठानिक दफन में गर्म पत्थरों पर भांग रखने और 1960 में एक तंबाकू कंपनी के कार्यकारी द्वारा किशोरों को सिगरेट बेचने के विपणन, मार्केटिंग पर हस्ताक्षर करने के बीच का अंतर मानव इतिहास के सबसे बड़े नैतिक गर्तों, मॉरल चैजम्स में से एक है। दोनों में धुआं शामिल है, इसके अलावा कुछ भी एक जैसा नहीं है। तो प्राचीन इंसानों ने धूम्रपान कब शुरू किया? इसका ईमानदार जवाब यह है कि हम सटीक रूप से नहीं जानते और शायद हम कभी जान भी नहीं पाएंगे। भौतिक सबूत हमें कुछ भरोसे के साथ 12,000 साल पीछे ले जाते हैं और उचित अनुमानों के साथ संभवतः उससे भी बहुत आगे। वह व्यावहारिक इच्छा जो धूम्रपान का आधार है, यानी चेतना को बदलने की चाहत, अनुष्ठानिक अनुभवों को साझा करने की इच्छा, सांस के जरिए ली जाने वाली चीजों को दवा के रूप में इस्तेमाल करने की आदत, लगभग निश्चित रूप से हमारे द्वारा ढूंढी गई किसी भी कलाकृति, आर्टिफैक्ट से कहीं अधिक पुरानी है। यह आदत खुद आग जितनी ही पुरानी हो सकती है। यह उतनी ही पुरानी हो सकती है जितना कि वह संज्ञानात्मक उच्छाल, कॉग्निटिव लीप, जिसने हमें पहली बार में इंसान बनाया था। कारण और प्रभाव को जोड़ने की क्षमता, किसी जलते हुए पौधे को देखना और सोचना, पिछली बार जब ऐसा हुआ था तो मुझे कुछ अलग महसूस हुआ था। मुझे इसे फिर से करने दो। यह कोई लत नहीं है, यह बुद्धिमत्ता है। हम जो जानते हैं वह यह है, यह व्यवहार असाधारण रूप से पुराना है। यह खेतीबाड़ी से पहले का है, यह मिट्टी के बर्तनों से पहले का है, यह हर उस सभ्यता से पहले का है जिसके बारे में आपने कभी स्कूल में सीखा है। जो बात बिल्कुल साफ है वह यह है कि जब दुनिया के हर कोने में जहां इंसान रहते थे, इतिहास का रिकॉर्ड शुरू होता है, वे पहले से ही अपने शरीर के भीतर धुआं पहुंचाने के तरीके खोज रहे थे। विशिष्ट पौधे बदल गए, अनुष्ठान बदल गए, मकसद बदल गए, लेकिन व्यवहार, वह व्यवहार पहले से ही प्राचीन था। इससे पहले कि किसी ने इसे लिखने के बारे में सोचा हो, उसमें कुछ लगभग काव्यात्मक है। उन सभी चीजों के बावजूद जो आधुनिक इंसानों को हमारे पूर्वजों से अलग करती हैं, जैसे तकनीक, दवा, इंटरनेट और सचमुच सामग्री, कंटेंट, की वह हैरान कर देने वाली मात्रा जिसे हम हर दिन देखते हैं। वहां निरंतरता के ये पतले धागे हैं जो इंसानी अनुभव के 1,00,000 सालों के माध्यम से बिना टूटे चलते हैं। आग, धुआं, सांस। सबसे शुरुआती इंसान आग के चारों ओर बैठते थे और उसी धुएं वाली हवा में सांस लेते थे। जैसी महक
आपको आज रात किसी अलाव में मिलेगी। उनमें से कुछ ने किसी न किसी मोड़ पर इस बात पर ध्यान देना शुरू कर दिया कि वह धुआं उनके साथ क्या कर रहा था, और फिर उन्होंने इसे चुनना शुरू कर दिया, और फिर उन्होंने उस चुनाव को अपने बच्चों और अपने बच्चों के बच्चों को सौंपना शुरू कर दिया, और अंततः उन सिथियंस को जो अपने तंबू में आनंद से चिल्ला रहे थे, और मिस्र के उन डॉक्टरों को जो हेम्बने लिख रहे थे, और माया सभ्यता के उन ओझाओं को जो उठते हुए धुएं में भविष्य के दृश्यों को पढ़ रहे थे, और कैरिबियन समुद्र तट पर मौजूद उन ताइनो लोगों को जो हैरान यूरोपीय लोगों को पहली बार तंबाकू आजमाते हुए और आंखों में पानी आने तक खांसते हुए देख रहे थे। चाहे जो भी हो, अगली बार जब आप एक लाइट का स्विच चालू करें, या गर्मियों की आग के पास बैठे, या किसी ठंडी रात में जलती हुई लकड़ी के धुएं की महक महसूस करें, तो आप किसी ऐसी चीज में भाग ले रहे हैं जो आपके अंदाजे से कहीं अधिक पुरानी है। आप वही कर रहे हैं जो इंसान हमेशा से करते आए हैं,